जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, ये जो वीडियो है क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपने देख भी लिया होगा। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में समझा क्या था। फर्स्ट वीडियो का नाम था फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है और अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास हम लोगों ने समझा था उसमें कि जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन ब्राउन महोदय के अनुसार यदि इसका परिभाषा देखा जाए तो उनके अनुसार था कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था, समझ लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा था पिछले क्लास में कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो देखिए भाई, वो सारी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है, जिससे क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है, वो सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ध्यान दिया जाए कि उपनिवेश क्या था। तो उपनिवेश के बारे में बतलाया गया था कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। ऐसा आपको पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने देखा था कि अर्थव्यवस्था के कार्य क्या होते हैं। अर्थव्यवस्था के कार्य क्या होते हैं? तो भाई, अर्थव्यवस्था का एक कार्य ये है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है और लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अर्थव्यवस्था की संरचना है। तो संरचना के आधार पर ये 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ध्यान दिया जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने सीख रखा है कि इसके अंतर्गत जो आते हैं वह पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सब चीजें जो हैं किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के बारे में यदि बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, उपयोगी जैसी चीजें या जन उपयोगी सेवाएं, इन सभी चीजों का निर्माण जो है वो किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहां तक चीजें समझा दी गई थी। आगे बढ़ते हुए चीजों को समझते हैं। घबराइएगा नहीं इस चीज से। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बीमा, परिवहन, संचार जैसी चीजें आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने देखा था अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपने देखा था, समझा था कि इसमें जो उत्पादन का साधन है उसमें उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पर क्या बोला जाए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो। वैसे अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था। वहीं पर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, यह दोनों का मिक्सचर रूप है, मिश्रित रूप है। मतलब कहा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों शामिल है। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। भारत, याद रखिए कि भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, अब इसके बाद हम अब नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। अभी तक जितनी बातें समझे, यह सब कुछ पिछले वीडियो का रिवीजन कराएगा। आगे बढ़ते हुए चीजों को समझिएगा। मैं लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा आप सभी। ओके, प्रश्न क्या है? अब हम लोगों को समझना है आर्थिक विकास।
तो देखिए जी, आर्थिक विकास है क्या? आर्थिक विकास है क्या? यदि इस चीज को समझा जाए तो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल मतलब लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी आप समझिए क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कुल मिलाजुला के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है लंबे समय में। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास। ये जो शब्द है या ये जो परिभाषा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? तो प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। ओके, अब तो बस इतना याद रखें कि आर्थिक विकास जो है, इसके बारे में बस इतनी ही बातें कि यह एक प्रक्रिया है और यह लंबी समय वाली प्रक्रिया है, दीर्घकाल की प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है वो वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। बस यही बात है। आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। ये था प्रोफेसर मेयर के द्वारा। प्रोफेसर रेस्टो के द्वारा भी कुछ लाइन कहा जा रहा है। आर्थिक विकास का परिभाषा क्या है? दोनों में से कोई एक समझ लीजिएगा, रटने के चक्कर में ना पड़िएगा। हाँ, बस इतना याद रखिएगा, अपने लहजे में भी लिख सकते हैं। आर्थिक विकास का परिभाषा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या बोला जाए, दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि होती है। यह है आर्थिक विकास। यानी कुल मिलाजुला के अर्थव्यवस्था का विकास ही क्या है? आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति की वृद्धि तथा दूसरी ओर, सॉरी ये और नहीं है, और है, दूसरी ओर ध्यान रखिएगा। तो प्रोफेसर रेस्टियो क्या कहते हैं कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति की वृद्धि, यानी श्रम कहने का मतलब है कि कोई काम करने की शक्ति, राइट। श्रम शक्ति मतलब देश के परिप्रेक्ष्य में ये बातें की जा रही है। श्रम शक्ति की वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। ये जो रेस्टियो महोदय हैं, इनके अनुसार आर्थिक विकास जो है वो ये है कि श्रम शक्ति में क्या बदलाव आ रहा है और जनसंख्या में क्या बदलाव आ रहा है, इसके बीच के संबंध को दर्शाना ही क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। यानी जनसंख्या के साथ साथ श्रम शक्ति जो है कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, इसी को कहा जाता है आर्थिक विकास। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से चीजें क्या है ध्यान दिया जाए और समझा जाए। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, ये जो शब्द हैं इनमें कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर प्रगति शब्द या आर्थिक प्रगति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, अर्थात इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आगे हम लोग समझेंगे, बस तो अगले स्लाइड में समझने वाले हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में जो थोड़ा बहुत अंतर है वो क्या है। ऐसे ज्यादा कोई मूलभूत अंतर नहीं है। ओके, आर्थिक विकास जो है आर्थिक नियोजन द्वारा होता है। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है? आर्थिक नियोजन का मतलब है
कि वह आप जो आय और व्यय कर रहे हैं उसका नियोजन करना, उसको एक नियोजित तरीके से आगे बढ़ाना, वही क्या है? आर्थिक नियोजन है। आर्थिक विकास जो है आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। तो आपको यहां पे क्या याद रखना है, यहां पे ज्यादा कुछ बताना मैं नहीं चाह रहा, मैं यहां पे बस इतना ही बताना चाह रहा हूं आपको कि आर्थिक वृद्धि और विकास, आर्थिक वृद्धि और विकास, ये जो शब्द हैं ये दोनों लगभग आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास, ये दोनों जो हैं एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें थोड़ा बहुत अंतर है, तो वह मूलभूत अंतर को हम अगले स्लाइड में समझेंगे। अब यहां पे समझा जाए कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे आम के अचार, आइए करते हैं अगले क्वेश्चन पर प्रहार। और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है, एक बात समझिएगा। आर्थिक विकास शब्द जो है वह विकासशील देशों के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? विकासशील देशों के लिए। लेकिन वो आर्थिक वृद्धि वहीं पर जो है यह विकसित देशों के लिए क्या बोला जाए, प्रयोग किया जाता है। अब कहिएगा ये कौन सी आफत है, तो चीजें समझिए। देखिए, विकासशील देश हम वैसे देश को कहते हैं, विकासशील देश जो है वैसे देश को कहा जाता है विकास। यदि बात हम लोग करें विकासशील देश, तो विकासशील देश हम वैसे देश को, देखिए दो शब्द हैं, एक है विकासशील देश और एक है विकसित देश और एक है अविकसित देश। इन तीनों में अंतर समझिए। तो देखिए भाई, अविकसित देश वैसे को कहते हैं जो अभी तक बिल्कुल भी विकास नहीं कर पाया हो, यानी विकास हुआ भी हो तो नाम मात्रा का, तो वैसे देशों को अविकसित देश कहा जाता है। और विकासशील देश वैसे देश को कहा जाता है जो अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास के रास्ते पर हो, वैसे देशों को कहा जाता है विकासशील देश। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, याद रखिएगा। भारत कैसा देश है? तो भारत विकासशील देश है, माना जाता है। विकसित देश वैसे देश को कहते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर चुका हो, जरूरतें पूरी कर चुका हो, सारा विकास अपने हिसाब से लगभग कर चुका हो, वैसे देश को विकसित देश कहा जाता है। जैसे अमेरिका को विकसित देश के रूप में काउंट किया जाता है। मुझे इस बात का एहसास है कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, तो शुक्रिया। हम लोग अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला स्लाइड है दोस्त, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? अभी इससे पहले, थोड़ा देर पहले आर्थिक नियोजन शब्द आया था, शायद वहां पे आप कंफ्यूज रहे होंगे, तो चीजें समझिएगा। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी भैया इतना समझिए कि संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना। यदि ये चीजें ना समझ में आए तो संसाधन का सोच समझकर उपयोग करना, उसको बर्बाद करने से बचाना, राइट ना, जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करना, यही क्या है? आर्थिक नियोजन है। संसाधन का इस तरीके से उपयोग करना कि वो बर्बाद भी ना हो और देश के विकास में वह काम में भी आए। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। शब्द पकड़िएगा केवल, हाँ, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, सब्जेक्टिव कराया जाएगा इस चैप्टर का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। ओके, बस आप सुनते रहिए। आपको इस चैप्टर से कोई मतलब, यदि आप सुनते हैं केवल भी, तो आपको इस चैप्टर में
कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आइए तो ध्यान दिया जाए कि भारत में आर्थिक नियोजन जो है वह योजना आयोग द्वारा किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत की एक संस्था है योजना आयोग, ऐसे यह आयोग चेंज हो चुका है, हम लोग आगे बात करेंगे, राइट ना। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। लेकिन एक चीज याद रखिए आप एग्जाम में, भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब देश का विकास कैसे किया जाए, संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, यह सब कुछ किसके द्वारा होता है, योजना आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो योजना आयोग के बारे में हम लोग तुरंत अभी पढ़ने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, चीजें अभी सुनिएगा बस। तो ध्यान दिया जाए कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर आर्थिक नियोजन पढ़ना ही क्यों, जरूरी ही क्यों है। तो देखिए आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा विकास की दर को बढ़ाना। देखिए यदि आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़िएगा, तो यदि आप नियोजित तरीके से नहीं पढ़िएगा तो कुछ आप एक सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाइएगा, बेढंगे तरीके से पढ़िएगा तो। हाँ, लेकिन यदि आप शेड्यूल बनाकर इतने दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसे ये कंप्लीट करना है, यदि नियोजित करके चलते हैं, आप सब कुछ योजना बना के चलते हैं, तो यह उससे क्या होगा, आपके विकास का दर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, ठीक उसी तरीके से भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। जब भी भैया नियोजित क्यों किया जाएगा, दर को बढ़ाया जाएगा, विकास की दर को बढ़ाया जाएगा। कृषि एवं उद्योग को आधुनिकीकृत करना या आधुनिकीकरण करना, यानी भैया अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे हमारे देश की नीतियों में भी बदलाव आना चाहिए। और यदि कृषि उद्योग वही पुराने अंदाज से किया जाए तो तेजी से विकास नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, कृषि एवं उद्योगों को आधुनिकीकरण करना होगा, मशीनों का उपयोग करना होगा आधुनिक तरीके से, ठीक है, आधुनिक तरीके से इसका विकास करना होगा। और इस विकास के लिए जरूरी है आर्थिक नियोजन। ओके, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। जब भी हम कभी भी क्या बोला जाए, आर्थिक नियोजन सही तरीके से होगा तो सामाजिक न्याय बढ़ेगा, सभी लोग अपने आप को इस अर्थव्यवस्था में समान महसूस करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं योजना आयोग। यहां से क्वेश्चन ठीक ठाक आने वाला है। अभी तक का जो टॉपिक था वह नॉर्मल टॉपिक था, यहां से चीजें आप समझिएगा। हाँ जी, आर्थिक नियोजन के लिए यानी कुल मिला जुला के देश के विकास के लिए और एक आयोग का गठन किया जाता था। अब इस आयोग का नाम तो योजना आयोग है, लेकिन इस आयोग की जगह पर एक नए आयोग का गठन कर दिया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, मैं भी बताने वाला हूं, चीजें समझाने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल समझिएगा, ध्यान दिया जाए और समझा जाए। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। आपकी किताब के अनुसार मैं बता रहा हूं होते हैं, लेकिन यह योजना आयोग हटा दिया गया है। लेकिन आप भी याद रखिएगा कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो अब योजना आयोग की जगह कौन सा चीज आयोग आया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950। तो ठीक है, आपके भाई का भी जन्मदिन 15 मार्च 1950। ओ, हम योजना बना कर आए थे इस पृथ्वी पे, वाह। आलिया भट्ट का भी जन्मदिन 15 मार्च को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ है। योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होते हैं और 8 अन्य सदस्य होते हैं। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। आइए चीजों को समझते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए और समझा जाए। यह डबल हो गया क्या, ओके, कोई बात नहीं, अगली बातें समझिएगा। ध्यान दिया जाए, ये
योजना आयोग ना 5 सालों का अपनी योजना तैयार करता है। योजना आयोग अपने कितना सालों का योजना तैयार करता था? 5 सालों का। और हर 5 साल की योजना को कहा जाता था पंचवर्षीय योजना। क्या कहा जाता था? पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चली थी और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है वह 2012 से 17 तक था। हाँ, यदि इस चीज को ख्याल करना चाहिएगा तो आपको मैं थोड़ा सा चीजें बता दूं। एक छोटी सी बात याद रखिएगा। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला। कब? 1951 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 56 से 61, 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना जो है यहां पर गैप हो गया और ये चला 69 से 74। कब? 69 से 74। अगली पंचवर्षीय योजना, ये बीच में एक अवकाश हो गया, योजना ठीक से बन नहीं पाया, राइट ना, आपातकाल की स्थितियों की वजह से। फिर उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना जो चला वह 1974 से 1979 चला। फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना आपको चला 80 से 85, 82 से 87, ऐसे करके आगे की ओर बढ़ा। तो ये था पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में, इस पंचवर्षीय योजना को रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चीजें बस याद रखिएगा, मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। हाँ, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना कब था? 51 से 56 और दूसरा था 2012 से अंतिम जो है 2012 से 17। अभी एक चीज आप और समझ जाइएगा। आपने ये देखा कि योजना आयोग की जगह पर एक नई, मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 को। अब चीजें समझिएगा दोस्त, चीजें आपको समझना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बातें याद रखिएगा। इस आयोग, नीति आयोग का भी अभी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये जो आयोग बना है वो उसी की जगह पर है। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, बतलाइएगा कि पंचवर्षीय योजना जो है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका काल कब से कब तक था? पहला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? दूसरा आपका क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? और तीसरा प्रश्न है कि योजना आयोग का नाम बदलकर कब नीति आयोग कर दिया गया? योजना आयोग का नाम बदलकर कब नीति आयोग कर दिया गया? और चौथा प्रश्न, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था? ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।